Good evening, dear students. This is a question paper. क्वेश्चन पेपर पूरे कंप्लीट 2 आवर्स के लिए कैसे मैक्सिमम 40 मार्क्स लिए जा सकते हैं. जनरल इंस्ट्रक्शंस आर एज पर द बोर्ड गाइडलाइंस. 12 क्वेश्चंस दिए गए हैं. सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं. 1 to 4 2 मार्कर्स हैं. क्वेश्चन नंबर 5 to 8 3 मार्कर्स हैं. क्वेश्चन नंबर 9 to 12 5 मार्कर्स हैं. ओवरऑल कोई चॉइस नहीं है, बट यस आपकी इंटरनल चॉइस गिवन है 3 मार्क के क्वेश्चंस में, जो कि 3 क्वेश्चंस में है, और 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स. इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड टू यू. मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया जाना चाहिए और कैसे फुल मार्क्स लिए जा सकते हैं. हम जनरली जब क्वेश्चन पेपर्स को देखते हैं, क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझ लेते हैं, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन में कमी रह जाती है, जिसकी वजह से मार्क्स कट जाते हैं. कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम यूज नहीं करते, जिसके ना समझ में आने की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर दैट. इस वीडियो के अंदर आपको क्वेश्चन पेपर भी पूरा देखने को मिल रहा है, उसको अटेम्प्ट करने का तरीका भी पता लग रहा है, और कैसे फुल मार्क्स लेने हैं ये भी आपको समझ में आएगा. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1. पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर से रूबरू करा दूं. यस, क्वेश्चन नंबर 1 to 12 मैं आपको दिखा देता हूं पहले, और उसके बाद मैं उसके मार्क्स कैसे लगने चाहिए और उसमें आंसर्स क्या आ रहे हैं ये भी मैं डिस्कस कर देता हूं, ताकि आप एक पंथ दो काज कर सके. यस, क्वेश्चन नंबर 1. कैलकुलेट नेट सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. यहां पर 2 चीजें हैं बच्चों, एक नेट सेल्स और एक ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का एक नंबर है, नेट सेल्स निकालने का एक नंबर है. इंफॉर्मेशन गिवन इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2 लाख रुपए, ग्रॉस प्रॉफिट 20%. मैं डिस्कशन करते हुए बताऊंगा ग्रॉस प्रॉफिट 20% जब मेंशन है, तो आप सोचिए तब तक क्या ये ऑन कॉस्ट होगा कि ऑन सेल होगा. क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 करने के लिए आपको एक नंबर ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का मिलेगा, एक नंबर नेट सेल्स निकालने का. जिस बच्चे ने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, उसको आधा नंबर जरूर मिलना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2. डिफाइन कंप्यूटर एंड स्टेट 1 फीचर. कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखने का एक नंबर है, एक फीचर लिखने का स्टेट बोला गया है, स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दीजिए, एक नंबर ले लीजिए. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डू यू मीन बाय इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की डेफिनेशन लिख दीजिए. स्टेट एनी 2 फीचर्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. ये आपको 2 फीचर्स लिखने हैं, हाफ मार्क ईच के. एक नंबर डेफिनेशन लिखने का, हाफ मार्क ईच फॉर 2 फीचर्स. Question number 4. Name the error due to which the effect of an error is nullified by another error of equal amount. Explain by giving an example. नाम लिखने का इस एरर को अगर आप पहचान गए हैं, सही नाम लिखने का आपको एक नंबर मिल जाएगा, और दूसरा नंबर आपको एग्जाम्पल देके उस बात को क्लियर करने के लिए मिलेगा. आपको उसकी प्रेजेंटेशन करके दिखानी है. क्वेश्चन नंबर 5. Explain any 3 advantages of computerized accounting. और दूसरा इसकी चॉइस में है कंपेयर मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग. आप अगर इस क्वेश्चन की डेफिनेशन ही लिख दें, मैनुअल अकाउंटिंग क्या है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कैसे बेटर है मैनुअल अकाउंटिंग से, बेसिक्स जो आपको आते हैं, तो ही आप पूरे नंबर ले जा सकते हैं. कई बच्चे ये भी कहते हैं सर अगर ये डिलीटेड पोर्शन है तो हम कैसे करते, तो दैट इज व्हाई द चॉइस इज प्रोवाइडेड टू यू एट द टॉप. एक्सप्लेन एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग. यू कैन डू दैट क्वेश्चन. कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कुछ क्वेश्चंस बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, उन्हें करने के लिए बहुत सिंपल तरीके से किया जा सकता है. आपसे अगर मैंने 3 एडवांटेजेस पूछे हैं, आप 3 एडवांटेजेस के सामने लिखा हुआ है एक्सप्लेन, यानी हाफ मार्क उसके बेस का होगा और हाफ मार्क फॉर एक्सप्लेनेशन. यानी कि 3 बेसिस आपको क्रिएट करने हैं, और 3 बेसिस को आपने एक लाइन 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, तो यस यू विल बी डिजर्विंग 3 मार्क्स. जो बच्चे बेसिस नहीं बनाते
उनके मार्क्स कटने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। नेट सेल्स गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्रैक्टिस पेपर के अकॉर्डिंग। अगर आपसे मैं कहूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो फॉर्मूला लिखने का भी आपको नंबर मिलेगा। 1 नंबर फॉर्मूला लिखने का ले जाइए और 2 नंबर आपके सॉल्व करने का तरीका और फाइनल आंसर पे 1 नंबर। यानी कि 3 स्टेप्स में है, एक फॉर्मूला लिख दीजिए, एक सॉल्व कीजिए और फाइनल आंसर निकालिए। फाइनल आंसर का 1 नंबर है, ध्यान रखिएगा, वो गलत तो नंबर कट सकते हैं। नेक्स्ट इसकी चॉइस में जो क्वेश्चन है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का है। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, फ्राइट एंड पैकिंग गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, सेल्स गिवन है, पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स गिवन है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, आप चाहे तो फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देन सेल्स माइनस जीपी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यस, अगर कोई बच्चा ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर करना चाहता है तो भी मोस्ट वेलकम, बट याद रखिएगा ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हुए सेल्स ऊपर क्लोजिंग स्टॉक नीचे ही होना चाहिए क्रेडिट साइड में। आप कई बच्चे क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को ऊपर लिख देते हैं बच्चों और सेल्स को नीचे लिखते हैं, विच इज रॉन्ग। आपको ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड बना रहे हैं, फॉर द ईयर एंडिंग जब आप बना रहे हैं सेल्स ऊपर है, क्लोजिंग स्टॉक सबसे लास्ट में होना चाहिए। ऐसे ही ओपनिंग स्टॉक एट द टॉप होना चाहिए जब आप डेबिट साइड में लिख रहे हैं, परचेजेस उसके बाद, डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसके बाद और फाइनल आंसर ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आप ग्रॉस प्रॉफिट को पहले कैलकुलेट कर रहे हैं और नीचे बाकी की डायरेक्ट एक्सपेंस लिख दिया फिर परचेज लिख दिया। ऑर्डर खराब मत करिए। ओपनिंग स्टॉक मींस ओपनिंग, वो सबसे टॉप पे ही होना चाहिए। तो लिखने का तरीका भी आपका क्लियर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं बच्चों, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और आपको फुल मार्क्स दिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपसे लिखा हुआ है स्टेट वेदर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स आर कैपिटल और रेवेन्यू इन नेचर। आई रिपीट, स्टेट, यानी कि आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में क्लियर करके बताना है। आप रीजन को कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेंशन करने के बाद जरूर लिख दीजिए स्टेटमेंट की फॉर्म में। बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करें और पहला एक्सपेंडिचर, दूसरा, तीसरा कौन सा है और उसके बारे में क्यों है ऐसा आप जरूर लिखें। 1 नंबर for each right answer. Half mark for stating capital expenditure or revenue expenditure and half mark for writing the statement explanation. Then statement की फॉर्म में लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। Distinguish between bills of exchange and promissory note on the following basis. मैंने 3 बेसिस हम लोगों ने प्रोवाइड किए हुए हैं आप लोगों को, ड्रॉर, एक्सेप्टेंस, पे। आपको ये तीनों पॉइंट्स 1-1 नंबर के हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट का लाइन डालिए, बेसिस लिखिए और उसके बारे में टू दी पॉइंट मेंशन कर दीजिए। बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 9, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स एज्यूमिंग दैट सस्पेंस अकाउंट वाज ओपनड। मैंने सिंपल यहां पे बोला एज्यूमिंग दैट सस्पेंस अकाउंट वाज ओपनड, इट डजंट मीन कि आपको सस्पेंस अकाउंट बनाने को, प्रिपेयर करने को कहा गया है। इसका मतलब है कि जहां सस्पेंस अकाउंट की जरूरत पड़े वहां पर आप एंट्री में ओपन कर लीजिए, यानी कि वहां जर्नलाइज कर लीजिए उस तरीके से। तो 5 ट्रांजैक्शंस हैं और 5 ट्रांजैक्शंस के लिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आपको करने हैं और फाइनल आंसर आपको निकालना है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स शुड बी इन दी फॉर्मेट ऑफ जर्नल। आप करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री अगर करते हैं तो रफ में भी कर सकते हैं, ओरिजिनल में भी दिखा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट जिसकी रेक्टिफाइड एंट्री बिल्कुल सही होगी, हर एक पॉइंट 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट एंट्री विल बी प्रोवाइडेड फॉर दैट। देन आगे चलते हैं प्लीज। मैंने जब कहा फॉर्मेट प्रॉपरली तो आप नरेशन जरूर लिखेंगे, और नरेशन का मतलब बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री मेड कभी नहीं होता बेटा। आप प्रॉपर नरेशन लिखें। बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, हाउएवर मोहन्स अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड, कॉमा नाउ रेक्टिफाइड। यानी कि जब आप दोबारा खोल के देखें तो आपको भी पता लगना चाहिए रेक्टिफिकेशन किस वजह से की गई थी। तो ना कई बच्चे सिर्फ बीइंग नाउ रेक्टिफिकेशन एंट्री मेड लिख देते हैं, दिस इज नॉट राइट। आपको प्रॉपर तरीके से मेंशन करना है। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। X या A sold goods worth ₹30,000 to B on 1st January 2021 and on the same day he drew a bill on B। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन दिया हुआ है।
5 मार्कर है। रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ बोथ ड्रॉअर एंड ड्रॉई, यानी कि यहां पर आपको ड्रॉअर की पहचान करनी आनी चाहिए कि हु इज ड्रॉअर एंड हु इज ड्रॉई। ड्रॉअर की बुक्स में होने वाली सारी एंट्रीज आप करेंगे, ड्रॉई की बुक में होने वाली सारी एंट्रीज आप करेंगे, और इस तरीके से क्वेश्चन को फिनिश किया जाएगा। 3 मार्क्स फॉर ड्रॉअर की बुक एंड 2 मार्क फॉर ड्रॉई की बुक। ध्यान रखेंगे, कई बार क्या होता है, ड्रॉअर की बुक आपको अच्छे से पता है, केसेस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, लेकिन ड्राइंग की बुक बहुत इजी हो जाती है, तो इट्स वेरी इजी टू स्कोर 2 मार्क्स इन ड्रॉइंग बुक। जो ऑप्शन क्वेश्चन है, आशा सोल्ड गुड्स वर्थ ₹19,000 टू निशा, ये भी क्वेश्चन सेम कैटेगरी का ही है, सेम तरीके से ही है। अब यहां पर बस थोड़ा सा चीजें बदल दी गई हैं, है ना। तो जनरल एंट्रीज आपको इन दी बुक्स ऑफ निशा एंड आशा करना है। अब कौन है, निशा ड्रॉअर है कि नहीं, आशा ड्रॉअर है, ये आपको पहचान में आना चाहिए, और पहचान के आपको एंट्रीज रिकॉर्ड कर देनी है। तरीका सेम रहेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, X, a retailer, has not maintained proper books of accounts, but it has been possible to obtain the following details. लास्ट ईयर और करंट ईयर हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है, और ये कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं बच्चों। आपको बहुत ध्यान से इस काम को करना आना चाहिए, राइट। आपके सामने डिटेल्स हैं। प्रीवियस ईयर जो कि लास्ट ईयर है, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट यूज नहीं होती बच्चों। करंट ईयर के अंदर एडजस्टमेंट्स को यूज करना होता है। You have to prepare the statement of affairs for previous year, that is last year, and current year. दोनों से हमारी कैपिटल निकल कर आती है। जो प्रीवियस ईयर से निकलेगी उसे ओपनिंग कैपिटल, जो करंट ईयर से निकलेगी उसे क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं। और दोनों कैपिटल निकलने के बाद यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। या मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि मेक स्टेटमेंट ऑफ P&L। आई रिपीट, मेक स्टेटमेंट ऑफ P&L, जो कि आप स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट का फॉर्मेट, स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट बनाने के बाद मेंशन करेंगे क्लोजिंग कैपिटल एट द टॉप, ऐड ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। जो आंसर निकल कर आएगा वो अगर प्लस में है तो नेट प्रॉफिट कहलाएगा, माइनस में है तो नेट लॉस कहलाएगा। यस, तो चलते हैं, अभी हम आंसर डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन, 5 मार्कर। यहां आपको फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ विजय ऑन 31 मार्च 2021। आपको ट्रायल बैलेंस की आइटम्स प्रोवाइड कर दी गई हैं। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, हमने कहीं नहीं लिखा प्रिपेयर बैलेंस शीट, हमने कहा प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 आफ्टर गिविंग द इफेक्ट टू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। 4 एडजस्टमेंट्स आपके सामने गिवन है। पहली क्लोजिंग स्टॉक की 2,30,000, आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। राइट ऑफ फर्दर बैड डेट 1,800 एंड मेंटेन प्रोविजन 5% डेटर्स के ऊपर निकलता है, आपको अच्छे से पता है, रफ में कर लीजिए वो काम, और हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसकी ट्रीटमेंट को शो करना है। डेप्रिशिएट मशीनरी, बैलेंस शीट में क्या होना है हमने आपसे नहीं पूछा हुआ, यहां पर P&L अकाउंट में मशीनरी की फिगर पे 10% डेप्रिसिएशन निकाल दीजिए। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन इज 7,000, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन को लिखना है P&L अकाउंट के डेबिट साइड में इफ एग्जिस्ट, और उसमें ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 7,000 कर देना है और P&L अकाउंट में शो कर देना है। तो एक एडजस्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट में जा रही है, बाकी की 3 एडजस्टमेंट P&L अकाउंट में आ रही है। आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि दूसरी एडजस्टमेंट में 2 पॉइंट्स हैं, तो आप समझ लीजिए 2.5 नंबर तो आप तब कमा लेते हैं जब आप इस एडजस्टमेंट्स को ठीक तरीके से डाल देते हैं। ये 4 एडजस्टमेंट, जिसमें सेकंड एडजस्टमेंट 1 मार्कर और बाकी 3 एडजस्टमेंट जो है हाफ मार्क ईच के, 2.5 नंबर आप कमा लेते हैं। रेस्ट एंड रिमेनिंग 2.5 मार्क आपके आंसर और बची हुई आइटम्स को अपनी जगह पे पहुंचाने के लिए हैं। अंदाजन ट्रेडिंग अकाउंट 2 मार्क का और P&L अकाउंट 3 मार्क का है। ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर गलत होने पे P&L अकाउंट का ऑटोमेटिकली आंसर गलत हो जाएगा बच्चों। अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर सही है बिल्कुल, और आपने आइटम्स को तरीके से डाला है, प्रेजेंट किया है, यानी ओपनिंग स्टॉक अपनी जगह पे, परचेजेस उसके बाद, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेंशन किए हैं, राइट साइड में क्रेडिट साइड में सेल्स लिखी है, क्लोजिंग स्टॉक प्रॉपरली मेंशन किया है, ऑर्डर वाइज, यस आप डिजर्विंग है 2 मार्क के। और फाइनली P&L अकाउंट के अंदर
आप सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स जब आप डाल देते हैं और आप सारी एडजस्टमेंट्स को ठीक कर लेते हैं तो आपके 5 में से 5 आ जाएंगे अगर नेट प्रॉफिट आपका टैली हो रहा है। तो चलते हैं अपने आंसर्स की तरफ। लेकिन क्या आपको क्वेश्चन पेपर का कंसेप्ट समझ में आ गया कि क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है और फाइनली आंसर्स कैसे निकालने हैं? आइए हम अपने पहले क्वेश्चन के आंसर्स की डिस्कशन करते हैं। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप अपने आंसर्स लिखें लाइव चैट पे। राइट, पहले मुझे ये बताइए, जीपी 20% बोला गया है, तो क्या ये जीपी 20% ऑन कॉस्ट होगा कि ऑन सेल होगा? इट इज बिल्कुल सही देख रहे हैं आप, इट इज ऑन सेल्स। जीपी 20% ऑन सेल्स है बेटा। आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, आप चाहे तो लेट सेल्स बी एक्स, जीपी इक्वल टू 20% ऑफ एक्स, सेल्स माइनस जीपी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लगा के निकालेंगे तो जीपी की वैल्यू 50,000 निकल कर आएगी। जब आप जीपी की वैल्यू 50,000 निकाल लेंगे, इसका दूसरा तरीका भी होता है, आपको मैंने सिखाया हुआ है क्लासेस के अंदर। जीपी 20% ऑन सेल्स है तो 1/5 ऑन सेल है, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 ऑन कॉस्ट बन जाएगा। तो 2 लाख का 1/4 आपका 50,000 निकल कर आएगा। उसके बाद आपको अपना दूसरा फॉर्मूला लगाना है बच्चों, और दूसरा फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है कि क्या होता है, सेल्स माइनस जीपी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और जब आप इसको फॉर्मूले को लगाएंगे तो आपके सेल्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। सॉल्व करके आप दिखाएंगे सेल्स इक्वल टू रुपीज 2,50,000। आप सॉल्व करके इसको निकालेंगे। यह आपका एक क्वेश्चन होता है। अब दूसरी क्वेश्चन के अंदर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है डिफाइन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की आपको डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which is used to convert the raw material into meaningful information. Computer is used to store programs. आपको बहुत सारी इसकी बातें फीचर्स मालूम है, आप लिख सकते हो, कंप्यूटर की डेफिनेशन खुद भी डिराइव कर सकते हो, अच्छी डेफिनेशन। ठीक है, सिर्फ कंप्यूटर इज एन डिवाइस ऐसे लिखने से डेफिनेशन पूरी नहीं होती बच्चे। तो आपको ये बात क्लियर करनी है, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर अच्छे से मेंशन करना है और उसका एक फीचर आप लिख दें और आप इसका पूरा नंबर ले जाएं। एनी फीचर आपका मन करता है, आप कहते हैं कंप्यूटर इज यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स, यस यू आर राइट। तो आप कोई भी फीचर एक लिखें, जेन्युइनली वैलिड फीचर होना चाहिए, एक नंबर डेफिनेशन का, एक नंबर फीचर का मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं बच्चों। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स किसे कहते हैं? यू मस्ट नो व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। आपको डेफिनेशन लिखनी आनी चाहिए इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की, और उसके बाद आपको 2 फीचर्स लिखने हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की। राइट, आप लोगों ने पहले डेफिनेशन लिखनी है। क्या है डेफिनेशन बच्चों? इट्स एन अकाउंटिंग सिस्टम विच इग्नोर्स twofold aspects of transactions where only one aspect is recorded. Sometime we record both the aspects and sometime we ignore both the aspects. This is incomplete record. आपके 2 फीचर्स हाफ मार्क ईच के आप लिख सकते हैं, कोई से भी जो कि वैलिड पॉइंट होने चाहिए। जैसे we prepare cash book, we prepare personal accounts only, right? Nominal accounts are not prepared. अगर बच्चा किसी भी तरीके से 2 वैलिड फीचर्स लिखता है तो yes, they are deserving marks. क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई? राइट, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द एरर ड्यू टू विच द इफेक्ट ऑफ एन एरर इज नलिफाइड। आंसर है बच्चों कॉम्पेंसेटिंग एरर। एक एरर जब दूसरे एरर को कॉम्पेंसेट कर देता है, बोथ आर मिस्टेक्स बट यस द मिस्टेक इज नलिफाइड। एक मिस्टेक दूसरे मिस्टेक को नलिफाई कर देता है, राइट, दैट इज कॉम्पेंसेटिंग एरर। अब
एग्जाम्पल क्या देंगे, आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं बच्चों। परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹3000 रिकॉर्डेड एज 300। अगली बार 300 की परचेज को 3000 लिख दिया, हो गया नलीफाई। दोनों गलत थे, बट एक गलती ने दूसरी गलती को पूरा कर दिया। ये एग्जाम्पल देकर आप समझाएंगे। एक नंबर तो कॉम्पेंसेटिंग एरर लिखने का है या एरर ऑफ कॉम्पेंसेशन, दूसरा आपको एग्जाम्पल देने का, आपको समझाना है, एक नंबर उसका मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। आपको 3 एडवांटेजेस लिखने हैं। आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के 3 पॉइंट्स लिख दीजिए और अपने नंबर पूरे ले लीजिए। कैसे आप लिख सकते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के एडवांटेजेस, बताइए। चलिए आप लिख सकते हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस कैन बी रिकॉर्डेड इजीली। आपकी मैनुअल में आपको अच्छे से पता है बहुत दिक्कत होती है ना। लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर वन रूफ आप इमीडिएटली रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहां पर स्केलेबिलिटी है बच्चों, सिक्योरिटी है, टाइमली रिपोर्टिंग है, लोअर कॉस्ट है, लेस पेपर वर्क है, फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं। और जो नेक्स्ट है, 3 डिफरेंसेस बिटवीन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एंड मैनुअल अकाउंटिंग, आप अपने बेसिक सोच के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। सर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में डेटा स्टोर हो जाता है और मैनुअल अकाउंटिंग में डेटा बार बार क्रिएट करना पड़ेगा, अगर मुझे उसकी डुप्लीकेसी करनी है, ट्रिप्लीकेसी करनी है। यस, बहुत सारे जितने आपको क्रिएट करने हैं डॉक्यूमेंट, उतनी बार आपको मैनुअल अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन यहां पर आपके कॉपी पेस्ट कर लीजिए, सिर्फ डॉक्यूमेंट को कॉपी कर लीजिए आप पूरा का पूरा। तो इस तरीके के कुछ पॉइंट्स आप निकाल सकते हैं। आप कह सकते हैं सर रिकॉर्डिंग एज पर मैनुअल अकाउंटिंग इज डिफिकल्ट, लेकिन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में इजी है। हम सिर्फ जनरल एंट्रीज बनाते हैं, लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाता है ना। आप ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स की बात करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, इट कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारी जो टैली, बिजी, ये सब पैकेजेस हैं, वो कंप्यूटराइज सिस्टम को इतना स्ट्रांग बना देते हैं कि अकाउंटिंग अपने आप हो जाती है। हम एक स्टेप करते हैं, वो 50 स्टेप अपने आप पूरे कर देता है। रिपोर्टिंग आपको प्रोवाइड कर देता है, आपको इंफॉर्मेशन कैसे देना है स्टेक होल्डर्स को, वो तक भी आपको बता देता है। तो इट हेल्प्स। आप 3 पॉइंट्स लिखेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे आप, राइट। और उसके साथ चॉइस में क्वेश्चन ये वाला है बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट वाला। तो आप बताइए, पहले आपने नेट प्रॉफिट दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेट सेल्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आपने कैसे किया है बेटा, बताइए। वेटिंग, आपको ना ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना आना चाहिए। ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, राइट। आई रिपीट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,20,000, 4,20,000 रुपए आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया बच्चों। अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो नेट सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को अगर मैं माइनस कर दूं तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। करके बताइए। इसका दूसरा तरीका भी है बच्चों, इसका दूसरा तरीका है, आप पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट आपको निकालना है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करके। नेट सेल्स आपको 5 लाख रुपए के दे रखे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख रुपए के दे रखे हैं। 5 लाख माइनस 3 लाख, 2 लाख रुपए आपका निकल कर आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए, जो आपका आंसर निकल कर आ रहा है 2 लाख माइनस 1,20,000, 80,000, दिस इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये दूसरा तरीका है बच्चों, आपकी मर्जी, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं।
फिर मैं आपसे ये कहूंगा, आप दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसकी बात करें, ठीक है, करें। आपका इसका आंसर कितना आ रहा है, मैंने आपको बताया 80,000। आप लोग भी कर रहे हैं, गुड। देन ये जो आपके सामने और चॉइस वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर ये पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स जो है ये बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ये आपको पता लगना चाहिए। जब आप ओपनिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट पे डाल देंगे, परचेजेस को डेबिट साइड में डाल देंगे, फ्राइट एंड पैकिंग को डेबिट साइड में डाल देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस है, सेल्स को क्रेडिट साइड में डाल देंगे, क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में डाल देंगे, तो उसके बाद आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। और ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकलेगा कितना, ये बताइए, 45,000। एम आई राइट? चेक करिए, ये निकल रहा है कि नहीं, ये निकल रहा है, यू आर राइट। लेकिन आपका फॉर्मूला लिखने के भी नंबर हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करने का और फाइनल आंसर निकालने का। टेक केयर, फॉर्मूला कभी मिस ना करें। कई बच्चे होते हैं जो फॉर्मूला पूरा एक बार में लिख देते हैं। भाई फॉर्मूले दो हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा है सेल्स माइनस जीपी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब सब कुछ मिलाने की कोशिश ना करें, है ना, ये आप ध्यान रखिए। उसके बाद आपके सामने 3 मार्कर क्वेश्चन, राइट। आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, आपको स्टेट वेदर इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपको इसका आंसर बताना है। किस तरह से स्टेट करेंगे बताइए। पहले वाला जो है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज यू आर पेइंग मनी टू बाय असेट एंड दिस इज द अमाउंट स्पेंट फॉर असेट टू मेक इट रेडी टू यूज। आप उस पर पैसा लगा रहे हो उसको रेडी टू यूज करने के लिए, और जो भी पैसा रेडी टू यूज करने के लिए असेट पे लगाया जाता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। बिफोर मेकिंग द अवेलेबल असेट टू पुट इन यूज, जो भी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है बच्चों। दूसरे वाला जो पॉइंट है, ₹10,000 स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर अ न्यू मशीन, इट इज अगेन कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि अगेन you are spending huge amount for construction of platform for a new machine, नई मशीन खरीद रहे हो, राइट, और उसके लिए आप स्पेंड कर रहे हो, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। देन कम्स रिपेयर एक्सपेंसेस incurred for whitewashing of factory building, it is recurring in nature, revenue expenditure है, it is for the sake of maintenance of building, yes, इसलिए ये revenue expenditure की कैटेगरी में आता है। होप इट इज क्लियर। आपको रीजन देना है अच्छे से, पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर और तीसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और उसका रीजन आपको लिखना आना चाहिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसके अंदर कई सारे बच्चों ने गड़बड़ किया, आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब आप बात कर रहे हैं यहाँ पर आंसर्स की, तो मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगा। पहला जो ड्रॉर लिखा है, जब आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए लिखेंगे, क्रेडिटर ड्रॉर होता है बेटा, और प्रॉमिसरी नोट के केस में डेटर इज द ड्रॉर। एम आई राइट और रॉन्ग? एक्सेप्टेंस की बात करते हैं तो कई बच्चे यहां पर दो अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं। यस, मैं जरूर कहूंगा एक्सेप्टेंस कंपल्शन है बाय द ड्रॉई इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बट इन प्रॉमिसरी नोट इट इज नॉट नीडेड, not required. Acceptance is compulsory in bills of exchange by the drawee, but in promissory note it's not required. Payee की बात करते हैं, जो holder of the bill होता है वो payee होता है, because he has to receive the amount or she has to receive the amount. लेकिन promissory note की बात करें तो creditor is the payee. Hope it is clear. बहुत सिंपल शब्दों में क्लैरिटी होनी चाहिए, एक नंबर फॉर ईच पॉइंट। ये 5 पॉइंट्स आपके सामने हैं। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स एज्यूमिंग दैट सस्पेंस अकाउंट हैज ओपन्ड। आपको एंट्रीज करने का तरीका क्लियर होना चाहिए। पहली एंट्री में आप बात कर रहे हैं, क्रेडिट सेल्स टू मोहन 7,000 वाज रिकॉर्डेड इन परचेजेस बुक, हाउएवर मोहन्स अकाउंट इज करेक्टली डेबिटेड। जब हम करेक्ट एंट्री की बात कर रहे हैं तो मोहन टू सेल्स करना था और मोहन करेक्टली डेबिट हो गया जी, यानी टू सेल्स करना था जो गलती से नहीं हुआ। Recorded in purchases book,
परचेज बुक में परचेज को डेबिट कर दिया होगा। तो अब परचेज को रॉन्ग को क्रेडिट कर लीजिए, एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट 14,000 टू परचेजेस अकाउंट 7,000 टू सेल्स अकाउंट 7,000। दिस इज द रेक्टिफाइड एंट्री। अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूं, गुड्स कॉस्टिंग ₹1,000 have been purchased on credit from Sohan but no entry is passed in the books। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एरर ऑफ ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन है ना। कर दीजिए अब उसकी एंट्री, परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, टू सोहन कर दीजिए 1,000 रुपीज, हो गई एंट्री ठीक। रेक्टिफाइड एंट्री इज द करेक्ट एंट्री ओनली। वो जो आपके साइड में लिखा हुआ है although the goods were taken into stock, ये सब आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, कुछ नहीं है सोचना आपने, ज्यादा डरने की बात नहीं है। थर्ड एंट्री है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम पवन फॉर ₹400 was recorded as 4,000 in the purchase book। अमाउंट में गड़बड़ हो गई है बेटा, 400 की जगह आपने 4,000 लिख दिया है। तो अब आप ठीक कैसे करेंगे? डिफरेंसिंग फिगर से। परचेजेस रिवर्स एंट्री है बच्चे, परचेजेस 400 की हैं, रिकॉर्डेड 4,000 हो गई है परचेज बुक में, ओवरकास्ट हो गई है, नॉट अंडरकास्ट। यस यू आर राइट, हमें यही ध्यान रखना है, अंडरकास्ट है कि ओवरकास्ट है। यहां 400 की जगह 4,000, लैंग्वेज समझने की बात आ गई जो कि हमें ध्यान रखना है। 4,000 रुपए रिकॉर्ड हो गई है, यानी कि ओवरकास्ट हो गई है, रिवर्स एंट्री करनी है बच्चों। एंट्री में पवन डेबिट टू परचेजेस आएगा, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल मैं यही देखना चाहता हूं, दिस इज द कॉन्फिडेंस आई विश टू सी इन यू। ठीक है, एंट्री क्या होगी बच्चों? पवन डेबिट टू परचेजेस 3,600 रुपीज से, डिफरेंसिंग फिगर से। ओवरकास्ट हो गई है, फालतू लिख दिया, 400 लिखना था 4,000 लिख दिया, तो बस ठीक कर दिया रिवर्स एंट्री करके। मैंने आपको 200 देने थे, गलती से 2,000 का नोट दे गया तो 1,800 रुपए वापस लूंगा ना, बिल्कुल वही करना है। ओवरकास्ट है, ठीक कर दिया। फोर्थ एंट्री में ₹2,500 स्पेंड फॉर एक्सटेंशन ऑफ मशीन हैज बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। है कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटा, एक्सटेंशन ऑफ मशीन कर रहे हैं, गलती से वेजेस को डेबिट कर दिया, तो रेक्टिफाई कर लेते हैं ना। क्या करें बच्चे? मशीन अकाउंट को डेबिट करना है और टू वेजेस अकाउंट 2,500। गलती से वेजेस डेबिट हो गया, इसको क्रेडिट कर दीजिए। मशीन को सही में डेबिट करना था, डेबिट ही रखिए। करेक्ट एंट्री इज, रेक्टिफाइड एंट्री विल बी मशीन डेबिट टू वेजेस अकाउंट। लास्ट, गुड्स रिटर्न टू नरेश। रिटर्न टू नरेश का मतलब क्या हुआ? हमने नरेश को वापस दे दिया, तो हमने जो खरीदा होगा वही तो वापस देंगे ना। इट इज परचेज रिटर्न। आपने गलती से वर रिकॉर्डेड थ्रू परचेजेस बुक, हमने परचेजेस बुक में लिख दिया है परचेज रिटर्न जिसकी नेचर क्रेडिट होती है बच्चों, और गलती से परचेज बुक में लिख दिया जिसकी नेचर डेबिट होती है, तो परचेज रिटर्न भी क्रेडिट होगा, परचेजेस भी क्रेडिट होगा। नरेश अकाउंट इज करेक्टली डेबिटेड लिख दिया, नहीं नरेश का अमाउंट डेबिट हो गया है, उसको दोबारा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, और अमाउंट 4,000 सस्पेंस के आगे, 2,000 परचेज के आगे, 2,000 परचेज रिटर्न के आगे। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। A sold goods worth ₹30,000 to B on 1st January 2021 and on the same date he drew a bill on B, 3 months dated for the same amount. B accepts it and returned it to A who discounted it on 4th February 2021 with his bank at the rate 18% per annum. Acceptance is dishonored on that due date and noting charges paid by the bank ₹200. Journal entries drawer और ड्रॉय की बुक में करनी है, और ड्रॉर है A sold goods to B means A is drawer and B is drawing. A की बुक में आपकी एंट्री क्या होगी? A की बुक में एंट्री होगी B डेबिट टू सेल्स, अमाउंट 30,000, डेट 1st January 2021। दूसरी एंट्री क्या होगी बच्चों? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू B। यहां पर आप बिल को ड्रॉ कर रहे हैं, बीइंग बिल रिसीवेबल ड्रॉन। तीसरी एंट्री February 4 को मैंने आपसे कहा डिस्काउंट कराया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। जब आप एंट्री कर रहे हैं तो आपको डिस्काउंटिंग चार्जेस की फिगर निकालनी पड़ेगी, और डिस्काउंटिंग चार्जेस आप कितने मंथ के लिए निकालेंगे? 2 मंथ्स के लिए। 3 महीने का बिल है जनवरी में, हम 4 फरवरी को डिस्काउंट करा रहे हैं 1 महीना गुजरने के बाद, 2 महीने पेंडिंग है अभी, जितना पेंडिंग है उसके लिए डिस्काउंट निकलता है बच्चों। तो 18% आप निकालेंगे
30,000 का 30,000 इंटू 18/100 इंटू 2/12, जो आपकी फिगर निकलेगी वो 900 निकलेगी। और उसके बाद आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 29,100, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 900 टू बिल रिसीवेबल 30,000। उसके बाद ड्यू डेट आपका कौन सा है, डिसऑनर ड्यू डेट पे करना है। 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 मार्च से 1 अप्रैल, और 3 मंथ्स 3 डेज आगे ग्रेस पीरियड के बढ़ा लीजिए, 4th of अप्रैल। अप्रैल 4 को आप ड्रॉई को डेबिट कर देंगे बी डेबिट और टू बैंक, और इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस यानी 30,200 रुपीज आप रिकॉर्ड करेंगे, 30,200 रुपए, राइट। और उसके बाद आपको ड्रॉअर की बुक बंद कर देनी है, इसके आगे कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। देन कम्स ड्रॉई की बुक। ड्रॉई की बुक में परचेजेस की एंट्री आपने करनी है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए, उसके बाद ए डेबिट टू बिल्स पेएबल, डेट्स आपके सामने वहीं से आपको पता लग रही है ना, और उसके बाद बिल पेएबल डेबिट टू ए, क्योंकि आपका डिसऑनर हो गया, उसने बैंक में भेजा, इसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां पर आपका स्कोर करना ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आपको एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, लेकिन प्लीज बी केयरफुल, यू हैव टू मेक द फॉर्मेट ऑफ जर्नल, यू हैव टू राइट द नरेशन प्रॉपरली इफ यू वांट टू स्कोर 100% मार्क्स। दूसरा इसका जो चॉइस में था, आशा सोल्ड गुड्स टू निशा, आपको पता लग रहा है आशा इज द ड्रॉअर, निशा इज द ड्रॉइंग, दोनों की बुक्स बनानी है। सेम तरीका है, अगर आप गौर से देख पा रहे हैं तो पहले आशा की बुक में निशा डेबिट टू सेल्स, राइट, उसके बाद आपकी दूसरी एंट्री बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू निशा, उसके बाद आपने उसको बैंक में भेज दिया 10% पर एनम के लिए। आप देख पा रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो आपने करने का तरीका सेम रखना है, परसेंटेज बदल दी गई है, नोटिंग चार्जेस की फिगर 30 रुपीज हो गई है, डू इट। आशा की बुक्स में एंट्री करने के बाद ड्रॉई निशा की बुक में भी एंट्री करनी है, जहां पे परचेजेस की एंट्री होगी, उसके बाद बिल्स पेबल को एक्सेप्ट करने की एंट्री होगी, और उसके बाद डिसऑनर की एंट्री करनी है। डिसऑनर की एंट्री में याद रखना है कि नोटिंग चार्जेस अल्टीमेटली ड्रॉई बियर करता है। तो जब आप वहां पर एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर आपने पर्सन के नाम को डेबिट कर दिया, बिल्स पेएबल आपने डेबिट करके टू लिख दिया आशा, राइट। तो जब आप लिखेंगे नोटिंग चार्जेस भी डेबिट होंगे 30 रुपीज से। ऐसे ही सेम ऊपर वाली एंट्री में भी जितने नोटिंग चार्जेस दिए गए थे वो नोटिंग चार्जेस डेबिट होने चाहिए ड्रॉई की बुक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको अच्छे से दिख रहा है। आपको क्वेश्चन नंबर 11 मैंने पहले भी बताया, लास्ट ईयर की ट्रांजैक्शन को आप ट्रेड क्रेडिटर्स को लायबिलिटी बोलेंगे, लोन फ्रॉम नरेश को लायबिलिटी बोलेंगे, स्टॉक असेट है आपका, क्लोजिंग स्टॉक की तरह ट्रीट होगा, कैश इन हैंड असेट है, शॉप फिटिंग असेट है, डेटर्स असेट है, बैंक बैलेंस असेट है। पुराने वाले ईयर के अंदर कोई एडजस्टमेंट यूज नहीं होगी, और करंट ईयर के अंदर सारी एडजस्टमेंट्स यूज करनी है आपको, ये आपको ध्यान रखना है। शॉप फिटिंग डेप्रिशिएटेड का मतलब है शॉप फिटिंग करंट ईयर के अंदर जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे 7800 माइनस 780 यानी 7020 आ जाएगा। ये जो एक्स हैज ड्रॉन 100 पर वीक फॉर ऑन यूज लिखा हुआ है, इसका मतलब है ड्रॉइंग्स को सेपरेटली रिकॉर्ड कर लीजिए कि ड्रॉइंग्स 100 रुपीज पर वीक हैं। ये एक पॉइंट है टेक्निकल, एक साल में 52 कंप्लीट वीक्स होते हैं, 52 कंप्लीट वीक्स यानी 100 इंटू 52। कई लोग साल एक महीने में 4 वीक होते हैं इसलिए 12 महीने में 48 वीक, ये सब गलत तरीका है। 365 डेज को अगर आप डिवाइड करके देखेंगे 7 से 52 कंप्लीट वीक्स आ जाएंगी, और वो 52 कंप्लीट वीक्स इंटू 100 5200 रुपीज का ड्रॉइंग्स है, अलग से लिख लीजिए। इंक्लूडेड इन ट्रेड डेटर्स इरिकवरेबल बैलेंस, इट इज ए बैड डेट कहते हैं। डेटर्स की फिगर 4560 माइनस 270 करके फिगर डाल देनी है। Interest 5% due on loan from Naresh has not been paid for the year, ये outstanding interest on loan को indicate कर रहा है।
और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन आपने शो कर देना है, कितना आप निकाल कर देखेंगे। मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप जल्दी से मुझे बता सकें अगर क्या आपका आंसर आ रहा है, क्या आपका आंसर निकल कर आ रहा है, मैं देखना चाहूंगा। जो अभी मैंने सॉल्व किया है उसके अकॉर्डिंग इतना आ रहा है, लेकिन आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पुराना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नया और P&L स्टेटमेंट बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ P&L, और आपका आंसर निकल कर आ रहा है। लेकिन आप चेक करिए, हो सकता है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नजर आती है तो वी विल रेक्टिफाई अकॉर्डिंगली। लेकिन क्या आपका भी आंसर यही आ रहा है? अगर नहीं तो मुझे डिस्कस कीजिए, ठीक है। दिस इज फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, ताकि आप अपने पेपर को देखें तो उसमें सरप्राइज ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको अच्छे से पता है, ट्रायल बैलेंस आपके सामने अच्छे से दे रखा है, सब कुछ आप बना लेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम्स कौन सी हैं, P&L की कौन सी है, बैलेंस शीट की कौन सी है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। अगर आप इस तरीके से क्लैरिटी के साथ कर लेंगे तो यस, आपका काम क्लियर होगा। ये हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट। कैपिटल बैलेंस शीट की अंदर जाता है, मुझे लिख ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट ही बनाना है तो बैलेंस शीट बनाने की जरूरत ही नहीं है। ड्रॉइंग्स भी बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस होता है, इग्नोर इट। जनरल एक्सपेंसेस P&L के डेबिट साइड में आता है, बिल्डिंग असेट साइड में आता है, मशीनरी असेट साइड में आता है। जो चीज असेट लायबिलिटीज बोल रहा हूं उसे आप बैलेंस शीट बना रहे हैं तो इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। नहीं बना रहे तो बहुत अच्छी बात है। अगर बैलेंस शीट बना रहे हैं रफ वर्क के लिए कि सर टैली करके देख रहे हैं तो इट्स फाइन, बट इट इज नॉट आस्क्ड। आप टाइम वेस्ट मत करिए, जो चीज पूछी गई है उसके अंदर टाइम लगाएं, ठीक है। दैट्स इंपॉर्टेंट। ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट पूछा गया है, आप बैलेंस शीट बनाने में टाइम लगा रहे हैं तो इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, बी केयरफुल। 2 मार्क ट्रेडिंग अकाउंट का है, 3 मार्क P&L अकाउंट का है। ओपनिंग स्टॉक 1,62,000 का है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। इंश्योरेंस P&L अकाउंट में आता है, डेबिट साइड। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। डेटर्स क्रेडिटर्स असेट लायबिलिटीज हैं। बैड डेट्स P&L अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा, एडजस्टमेंट्स को ट्रीट करेंगे। 5,500 प्लस 1,800 और 5% निकाल कर जो आएगा वो भी डालेंगे। देन लोन लायबिलिटी साइड में आएगा, सेल्स क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट की, परचेजेस डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के। मोटर कार असेट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपका माइनस होगा जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं P&L अकाउंट में। पुराना बैड डेट, एड एडजस्टमेंट वाला बैड डेट, एड प्रोविजन एडजस्टमेंट वाला, माइनस प्रोविजन जो आपके ट्रायल बैलेंस पे दे रखा है 9,000 रुपीज, ये माइनस होना चाहिए। कमीशन क्रेडिट लिखा हुआ है यानी P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कार एक्सपेंसेस लिखा हुआ है P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। और बीपी बिल्स पेबल बैलेंस शीट की लायबिलिटी होती है, कैश असेट होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है, चैरिटी P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। स्टॉक क्लोजिंग जो दे रखा है एडजस्टमेंट में 2,30,000 ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। बैलेंस शीट के अंदर जब आप डेटर्स की फिगर को देख रहे हैं, रफ वर्क करके देखना पड़ेगा। डेटर्स 62,800 के हैं, माइनस 1,800 करने के बाद आपकी फिगर 61,000 बचेगी, तो प्रोविजन 5% उसका निकलेगा। 61,000 का 5% और वो जो फिगर आएगी वो आपको P&L अकाउंट में डालना भी है, इसलिए ध्यान रखना है। डेप्रिशिएट मशीनरी 10%, मशीनरी की फिगर जो आपके सामने नजर आ रही है वो आप देख सकते हैं 93,400, उसका 10% डेप्रिसिएशन 9,340 आएगा डेबिट साइड में P&L अकाउंट के। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन साफ बता दिया 7,000 रुपए। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है तो बहुत अच्छा, उसे लिखकर ऐड आउटस्टैंडिंग कर दीजिए। नहीं है तो इंटरेस्ट निल है, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 7,000 ऐड करके 7,000 ही आ जाएगा। बस दिस इज द कंसेप्ट। अगर आप मुझसे पूछें कि आपका आंसर क्या आ रहा है तो आप भी चेक करके बताएं मुझे कि कितना निकलने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप क्लैरिटी दें। ट्रेडिंग अकाउंट का 179,600 आ रहा है और P&L अकाउंट का फाइनल आंसर आप निकालिए, ठीक है। 3050 विल बी दी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स।